Now we will talk about the cultural and educational rights. Cultural and educational rights are enshrined in Article 29 and Article 30 of Part 3 of the Constitution dealing with the fundamental rights. ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 29 की, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे आर्टिकल 30 के साथ. आर्टिकल 29 इट प्रोवाइड्स फॉर दैट, ये आप याद रखेंगे, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज. पहले मैं बता दूं माइनॉरिटी क्या होता है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, द वर्ड माइनॉरिटी इट हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन इट हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो माइनॉरिटीज दे हैव बीन वेरियसली डिफाइंड बाय द वेरियस रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फिलहाल मैंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं पे भी द वर्ड माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करता. ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, LSC आप याद रखेंगे. ठीक है, these sections of people they have the right to conserve this language, script और culture. ठीक है, मैंने क्या कहा, Article 29 it is applicable to the sections of the citizens residing in different parts of India. मैंने कहा कि Article 29 के अंडर the sections residing in different parts of India which have a distinct language, which have a distinct script and which have a distinct culture, they have the right to conserve this लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड सेक्शन यूज किया है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस दिस एज कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्शन यूज किया है, सो इट डज नॉट नेसेसरली अप्लाई ऑन माइनॉरिटीज, सो इट कैन ऑल्सो अप्लाई टू द मेजॉरिटीज एज वेल. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन वर्ड यूज हुआ है अंडर आर्टिकल 29. इट डज नॉट ओनली अप्लाई ऑन द माइनॉरिटीज बट इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन द मेजॉरिटी. इसका मतलब ये है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज. इसका मतलब ये भी है कि आप एक लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए एजिटेट भी कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए लैंग्वेज. इसका इसीलिए जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, इफ दे गिव द पॉलिटिकल स्पीचेस एंड इफ दे मेक द प्रॉमिसेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, हम ये नहीं कहेंगे दैट दे आर फॉलोइंग ए करप्ट प्रैक्टिस. सो in a manifesto, in a political speech, a politician can promise you for the conservation of a language. ठीक है, for both the minority as well as the majority, because Supreme Court says that the word section means the minority as well as majority, and right to conserve the language also means the right to agitate and ठीक है, right to agitate for the protection of a language, script और culture. I hope आपको ये पहला पार्ट समझ आया होगा. तो इस आर्टिकल का जो दूसरा पार्ट है, it applies to all the citizens of India. ठीक है, it applies to the citizen. दूसरा पार्ट क्या कहता है that no citizen shall be denied admission in any, ये आपको याद, very important, this is very important, no citizen shall be denied admission in any educational institution. ठीक है, in any educational institution. कौन सा educational institution? Maintained by the state or receiving aid out of state funds. ठीक है, आप एक सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स या विच इज रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. ठीक है, आप एक सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज. आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज पर्टेनिंग टू आर्टिकल 29. मैंने कहा आर्टिकल 29 के दो पार्ट्स है. पहला पार्ट इट डील्स विद द सेक्शन मींस मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी. दिस सेक्शन implies the right to conserve the language, script and culture. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ये भी बोला कि right to conserve also means the right to protest or agitate for the conservation of a language. इसके बाद मैंने बोला कि the second part deals with the non denial of admission. आप एक सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते in an educational institution which is receiving aid out of the state funds or which is maintained by the state wholly, merely on the grounds or only on the grounds of religion, race, caste or language. ठीक है, because I used the word language, that's why it is relevant under article 29. ठीक है, I hope आपको ये article 29 क्लियर हुआ होगा. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 30 की. आर्टिकल 30 डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी मोर अदर थिंग्स. तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 इट डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, क्योंकि इट इज, ये वहीं से डिफाइन करता है, माइनॉरिटीज वर्ड यूज ही करता है, बिकॉज माइनॉरिटी हैज नॉट
been defined in any part of the Constitution of India, and it has only been defined by the court judgments. तो मैंने कहा कि right of minorities to establish and administer education institution is covered under Article 30. एंड minorities का मतलब फिर से है religious and linguistic minorities. Religious and linguistic minorities are covered under Article 29 as well as under Article 30. ठीक है, religious and linguistic minorities. ठीक है, तो Article 30 कहता है that whether a minority is a religious minority or a linguistic minority, all the minorities they have a right to establish and they have the right to administer educational institutions of their choice. तो पहला पॉइंट ये है that the religious and linguistic minorities they can establish and administer the educational institutions. आप कहेंगे कौन सा educational institution, ये आप याद रखेंगे. Educational institutions are of three types. One, that the minority education institutions, there are three types actually. The minority educational institutions that seek recognition and aid from the state, and some they seek only recognition but no aid from the state, while others they do not seek neither recognition nor aid from the state. ठीक है, the minority educational institutions of the third type, that is those institutions which do not receive recognition nor aid from the state. These institutions are free to administer their own affairs. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. The minority educational institutions which neither receive aid nor recognition from the state, they are free to administer their own institutions. So this article deals with these institutions. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, so the minorities they have the right to establish and administer their own institution of their own choice. ठीक है, इतना ही नहीं, this article also says that जो हमारा compensation amount है, government एक compensation amount fix करता है. ठीक है, when the state it compulsorily acquires the property of a minority of when the government it acquires the property, ये आपको compensation देता है. ठीक है, लेकिन जो आपका compensation amount है it will not restrict or abrogate the right guaranteed under Article 30. मैंने क्या कहा, means it is not necessary that the government is paying you compensation amount against the property under Article 30. नहीं. ठीक है, even the compensation amount received given by the state, it will not restrict or abrogate the right guaranteed under Article 30. And this provision, that means compensation amount is necessarily to be paid under Article 30. This was added by 44th amendment. क्योंकि मैंने already बोला है कि 44th amendment ने right to property को abolish कर दिया. ठीक है, the same amendment added this provision to this article. इसके बाद ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जब स्टेट एड देती है, when the state is granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by the minority. मैंने कहा कि जो minority educational institutions हैं या other educational institutions हैं, when the state is giving aid, it should give aid equally to other institutions as well as the minority educational institutions. That means when it is giving aid to educational institutions, it must not discriminate against the माइनॉरिटी एजुकेशनल इंडस्ट्री. आप याद रखेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या फर्क है. आर्टिकल 29 इट पर्टेन्स टू माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज, व्हाइल एज आर्टिकल 30 इट पर्टेन्स टू ओनली द माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी मींस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. और मैंने कहा कि माइनॉरिटी वर्ड कहीं डिफाइन नहीं हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल्स कवर हुए होंगे और समझ आए होंगे. ठीक है, आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे. And I hope if you have any doubt, you will communicate it to me through mailing me on sajadwani657@gmail, or you can comment on the video in the YouTube channel Genesis Academy by Dr. Sajadwani. ठीक है, and you should also subscribe it and share it to other students so that most of the students get benefited. अब इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का जो क्रक्स है, that is right to constitutional remedies, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे. That is a very important article that is said to be the heart of the Constitution. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Stay home and stay safe.